हेलो बच्चों, अब आप इस पाठ का यानी कि हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 4 का चौथा वीडियो आप देखेंगे। देखें तो अब आप देखेंगे कि आदिवासियों ने कैसे कैसे कौन कौन से धंधे अपनाए, कौन कौन से कार्य किए, उनका कौन सा व्यापार था, कौन कौन सी वस्तुएं बनाते थे, उनको बेचते थे। ये आपने पीछे वाले पारे में देखा था। अब देखें वीडियो नंबर 4 में आप देखेंगे कि और बिरसा मुंडा जो एक आदिवासी नेता हुए थे, उन्हीं के विषय में उनकी कहानी दी गई है। उसको आप जो है सुने। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराने और बांसुरी बजाने और स्थानीय अखाड़ों में नाचने गाने में बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थीं। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिलता था। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताए। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। तो इस तरह अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेत में काम करें। तो इस तरह का विचार था बिरसा मुंडा का। तो अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन
मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। आगे देखें, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी बिरसा मुंडा को। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दिग और यूरोपी जो लोग थे, उनको रावण कहा गया, को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दिग और यूरोपी सत्ता के प्रतीकों का निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले के लिए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक है। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकु लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया था। अब वहां अगर बात करें तो जिस समय हमारे देश में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे आदिवासी, उस समय अन्यत्र यानी दूसरी जगह की बात अगर करें तो देखें वहां पर क्या हो रहा था। हमें नकदी की क्या जरूरत। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहां के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, नगदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नगदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। ये लिया गया है कोहेन, क्लार्क एवं हास्वेल, द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, 1970 में उद्धृत एक गीत पर आधारित है। और पीछे वाले में आपने देखा 2 दिए गए हैं बॉक्स में, लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय, उनके कष्ट बयां करते हैं, यह इस गीत के माध्यम से पता चलता है। आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं।
हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालात, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ये दिया गया है के.एस. सिंह बिरसा मुंडा हिस मूवमेंट, पृष्ठ संख्या 12 से दिया गया है। और एक शब्द आया है आपके इसका में विष्णु वैष्णव। तो वैष्णव का मतलब होता है विष्णु की पूजा करने वाले लोग जो होते थे वो वैष्णव कहलाते थे, वो वैष्णव कहलाते थे। तो इस तरह से यह पाठ आज आपका पढ़ा करके समाप्त हो चुका है। अब इसको दिखाएंगे अगले वीडियो यानी वीडियो नंबर 5 में। धन्यवाद।